Hello students, now we are going to discuss centripetal acceleration. Centripetal acceleration. इसके पहले हमने आप लोगों को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाया था। आपने देखा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड से इस सरकमफेरेंस पे मूव कर रहा था। तो जब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था तो मैंने ये भी बताया था कि जो टेंजेंट होगा सर्कल के किसी भी पॉइंट पे वो उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी वो वेलोसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देख सकते हो कि हर पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कंटिन्यूअसली चेंज होगी, और जब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होगी तो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और ये एक्सेलरेशन अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, हमेशा सेंटर की तरफ अलाइंड होता है। इसीलिए इस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली ऑब्टेन करेंगे इसका फॉर्मूला। आई एम सपोजिंग अ पार्टिकल इज इन सर्कुलर मोशन and its velocity at time t1 is v1 at point p1, and at time t2 its velocity becomes v2 at time t2। इसकी वेलोसिटी यहां पे v2 हो जाएगी। अब हम ये देखेंगे कि इसमें जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है। आई एम सपोजिंग द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा थीटा। मैं ये भी मान ले रहा हूं कि इस स्टेप में, इस टाइम इंटरवल में जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वो अराउंड डेल्टा एस है। अब देखो, जब ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज इक्वल टू t2 माइनस t1 ये काफी छोटा होगा, तो ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा वो नियरली आर्क लेंथ के इक्वल होगा। आई एम सपोजिंग दिस आर्क लेंथ टू बी डेल्टा एस। लेकिन ये तभी होगा जब डेल्टा टी की वैल्यू काफी छोटी होगी। डेल्टा टी बड़ा होगा तो उस केस में ये दोनों अनइक्वल हो जाएंगे। अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन के लिए आपको पता है कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब यहां पे आप देखें कि ये वेलोसिटी है v2 और ये वेलोसिटी है v1। हमको इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, v2 माइनस v1 फाइंड करना है। तो डायरेक्टली हम ऐसे वेक्टर खींच लेंगे तो ये डेल्टा v को रिप्रेजेंट करेगा। डेल्टा v विल बी v2 माइनस डेल्टा v की वैल्यू v2 माइनस v1 हो जाएगी। और इसमें भी जो रेडियस वेक्टर्स में जो एंगल होगा उनके टेंजेंट्स के बीच में भी एंगल वही होगा। हम एक काम कर रहे हैं, इसमें ये दोनों ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ट्रायंगल OP1 P2 एंड ट्रायंगल PQR। इन दोनों ट्रायंगल्स को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल्स OP1 P2 एंड PQR आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स OP1 P2 एंड PQR आर सिमिलर ट्रायंगल्स। So using the property of similarity, the ratio of corresponding sides should be same, that is P1 P2 upon QR। P1 P2 upon QR। एंगल के सामने की जो साइड है वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगी। P1 P2 upon QR is equal to OP1 upon PQ। So what is the value of P1 P2?
The value of P1, P2 is delta S. And what about QR? QR is delta V. I am taking only magnitude. OP1 is what? Radius vector है तो R होगा. And what about PQ? PQ is V1. But the magnitudes of velocity vectors v1 and v2 both are same. इनके मैग्नीट्यूड सेम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने लिया हुआ. तो इस केस में इसको हमने v ले लिया है. डेल्टा v की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा v इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये हो जाएगा v अपॉन r इंटू डेल्टा s. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. डेल्टा v इज इक्वल टू v बाई r इंटू डेल्टा s. Dividing both sides by delta t, what you can write? Delta v upon delta t is equal to v upon r into delta s upon delta t. ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है and the time rate of change of velocity is called acceleration. अब हम यहां पे क्या करते हैं? हम ये assume करते हैं कि since let delta t be very small, very small, what will happen? In case of delta t to be very small, we can take limit delta t tending towards 0, delta v upon delta t is equal to v upon r, limit delta s upon delta t. अब इसको क्या करेंगे हम? लिमिट लगाओगे तो तुरंत ये dv अपॉन dt हो जाएगा. क्या हो जाएगा? dv अपॉन dt इज इक्वल टू v अपॉन r एंड लिमिट डेल्टा s अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू ds अपॉन dt. और dv अपॉन dt क्या लिखोगे आप? एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v अपॉन r एंड ds अपॉन dt इज इक्वल टू अगेन v, सो दिस विल बी v स्क्वायर बाई r. v स्क्वायर बाई r हो गया. यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r. v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r मींस ये हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर. ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. आप ये देखें कि हमने कहा है डेल्टा t टेंडिंग टुवर्ड्स 0. जब डेल्टा t की वैल्यू 0 होगी तो ये p1 p2 दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, यानी v1 v2 दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे और डेल्टा v का डायरेक्शन क्या होगा? ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा. जैसे ये कोइंसाइड कर जाएंगे ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज दिस. ये डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है. इस समय अगर वेलोसिटी ये है तो ये डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का है. वेलोसिटी ये है तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा. हर पॉइंट पे वेलोसिटी ये है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे होगा. वेलोसिटी ये है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी यहां है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा. और आपको पता है कि जहां कहीं भी एक्सेलरेशन होता है उसका काज फोर्स होता है, उसका सोर्स फोर्स होता है. तो जब भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप ऑब्जर्व करोगे सर्कुलर मोशन में, इसका मतलब वहां सेंट्रीपिटल फोर्स भी है. वहां जो फोर्स होगा दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. यानी अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, सर्कुलर मोशन में है, तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूअसली चेंज होता है, जिसके कारण उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और उस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है. उस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है. दैट्स व्हाई दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन.
और एक्सेलरेशन है तो इसमें मास से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स मिल जाएगा, और इसी फोर्स को हम कौन सा फोर्स कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तमाम सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के। जैसे एटम के अंदर किसी ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन इस तरह से हो रहा है, तो इसके रिवॉल्यूशन के लिए आप ये समझ लीजिए कि जब भी कहीं सर्कुलर मोशन होता है, कहीं भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। सेंट्रीपिटल फोर्स के बगैर सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। यहां आप देखें इलेक्ट्रॉन्स जो है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो यहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है, एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। आपको पता है कि दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इस अट्रैक्शन की वैल्यू कूलम्ब्स लॉ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये फोर्स, यही फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अर्थ का सन के अराउंड जो मोशन है उसमें भी जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, अगर हम ये अर्थ एज्यूम करें और इसको सन मान लें सेंटर पे, हालांकि जो ऑर्बिट होती है इलिप्टिकल होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको सर्कुलर ही एज्यूम कर रहे हैं। यहाँ अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है सन का, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि आपके पास कोई बॉल है, उसको जो है आप धागे से अटैच कर लीजिए और उसको रिवॉल्व कराइए। तो जब आप रिवॉल्व कराओगे तो वह एक सर्कुलर पाथ पे बॉल जो है रिवॉल्व करेगा, और जैसे ही कभी स्ट्रिंग अगर टूट गई तो जैसे जहां पे है वो सर्कल को छोड़ करके वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा, स्ट्रेट निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप जो है उस धागे को पकड़े हुए थे, धागा टूटा नहीं था, धागे में जो टेंशन है वही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, और जैसे धागा टूट गया सेंट्रीपिटल फोर्स समाप्त हो गया, और अब ये आगे सर्कुलर पाथ पे नहीं चल पाएगा, इसलिए ये निकल जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होगी कितनी? यू नो, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू v²/r है, इसलिए हम लोग लिख लेंगे mv²/r। इसको भी क्या लिख सकते हो आप? v²/r इज इक्वल टू r⍵², सो दिस विल बी mr⍵²। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन हो सकता है। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। नेचर में जितने भी मोशंस हैं सभी के लिए जो है सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड। जितने प्लेनेटरी मोशन हो रहे हैं, जितने सैटेलाइट्स हैं, वो सारे के सारे जो है जिसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ही जो है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा। अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम ये क्या है? कॉनिकल पेंडुलम कॉनिकल पेंडुलम क्या है? जैसे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से अटैच करके और उसको सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करा रहे हैं, किसी बॉल को हमने स्ट्रिंग से कनेक्ट कर लिया है, और स्ट्रिंग से कनेक्ट करने के बाद उसको हम ऐसे रिवॉल्व करा रहे हैं, ऐसे, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में, ये ऐसे समझिए, ये स्ट्रिंग, ये ऑब्जेक्ट या ये बॉल जो है सर्कुलर पाथ पे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, यहां ये वेलोसिटी।
ये टेंजेंशियल वेलोसिटी। आप देखें इसमें टेंशन कितना होगा, हम सपोज कर ले रहे हैं कि ये स्ट्रिंग इस समय थीटा एंगल से ऑब्टेन कर रहा है, इसमें टेंशन T, इसकी वेलोसिटी ये वेलोसिटी। अब इस टेंशन T के दो कंपोनेंट्स होंगे, हम स्ट्रिंग की लेंथ L एज्यूम कर ले रहे हैं और सर्कल का जो रेडियस है वो स्मॉल r एज्यूम कर ले रहे हैं। r और L में क्या रिलेशन होगा आप देख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो व्हाट अबाउट r इज इक्वल टू L साइन थीटा, r इज इक्वल टू L साइन थीटा। अब यहाँ t है, ये एंगल थीटा है, तो t के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा t cos थीटा और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा t sin थीटा। अब सवाल यह है कि t cos थीटा करता क्या है। t cos थीटा जो है इस बॉल के या इस बॉडी के वेट को बैलेंस करता है, यानी t cos थीटा बैलेंसेस द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट and t sin theta, what is the function of t sin theta? t sin theta provide the necessary centripetal force सर्कुलर पाथ पे, हॉरिजॉन्टल सर्कल में जो है चल रहा है। कॉनिकल पेंडुलम इसलिए कर रहे हैं कि ये कोन बना रहा है, इस तरह से एक कोन का फॉर्मेशन हो रहा है, इस वजह से हम इसको कॉनिकल पेंडुलम कह रहे हैं। टी साइन थीटा क्या करता है, रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ये mv स्क्वायर भैया। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r इंटू mg। m कैंसिल हो गया और आपको मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई rg, या v इज इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा। यहां से हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा। एक चीज और समझेंगे हम लोग, इसमें जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, इसको ऑब्टेन करने के लिए फिर से एक बार हम लोग इसी फार्मूले पे चलते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। v स्क्वायर, v क्या है, ये स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना लग रहा है, सरकमफेरेंस 2 पाई r, 2 पाई r अपॉन टाइम इज t स्क्वायर इंटू rg 1 अपॉन r। अब इसको आप देखेंगे तो ये क्या लिख पाओगे, 1r will be cancelled with 1r, here this will be sin theta upon cos theta is equal to 4 pi square r, एक r से कैंसिल हो गया और r की वैल्यू कितनी है, यल साइन थीटा, यल साइन थीटा अपॉन t square into g। sin theta will be cancelled with sin theta and what you are left, you are left with t square is equal to 4 pi square L cos theta अपॉन g। यानी टाइम पीरियड इस केस में हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L cos थीटा अपॉन g, ये टाइम पीरियड होगा। इससे बिल्कुल क्लियर है कि अगर थीटा की वैल्यू हम 0 को अप्रोच करा दें, टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, cos 0 इज इक्वल टू 1, और t की वैल्यू हम लिख पाएंगे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन g। थीटा की वैल्यू अगर 90 को अप्रोच करे, जो कि हो नहीं सकता है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कॉनिकल पेंडुलम की स्टडी कर ली। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।